नया विद्यार्थी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, इसलिए शपथ नहीं कराई जाएगी। लेकिन एक जागरूकता के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसलिए कई सारे ऐसे नियम कानून हैं जिनके विषय में हमको जागरूक होना आवश्यक है, जो महिलाओं से संबंधित हैं, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हैं। और इसी संदर्भ में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत सरकार का, उस चीज़ को, उसको भी हमको जानना आवश्यक है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सन 2005 में इस एक्ट को, ये एक्ट बना था और सन 2006 में इसको लागू किया गया था कि महिलाओं को किस प्रकार से जो घरेलू हिंसा है उससे कैसे बचाया जाए, उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आज हम लोग उन प्रावधानों के विषय में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। वैसे एक्ट तो अपने आप में काफ़ी विस्तृत है, और अगर किसी को इसके अंतर्गत अगर लाभ चाहिए तो उसको ज़रूर उसका विस्तृत अध्ययन भी करना चाहिए या किसी जानकार के पास जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्योंकि अभी प्रारंभिक रूप में ये केवल ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं और क्या क्या लाभ इसके अंतर्गत हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जब जो शब्द प्रयोग किया गया है इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षित करना, उनकी रक्षा करना। तो घरेलू हिंसा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, किसी भी घरेलू संबंध के अंतर्गत हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो नियम है, जो अधिनियम है, वो लागू होता है। तो घरेलू संबंध का मतलब ये है कि मुख्य रूप से तो पति और पत्नी के बीच का संबंध, पति और पत्नी और बच्चों के बीच का संबंध, फिर पत्नी के और जो ससुराल के संबंध हैं जो उसके पति के माध्यम से बनते हैं, उनके साथ जो संबंध है, उन विषयों में इन सब संबंधों द्वारा किसी भी प्रकार से अगर महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा हो रही है तो उसको रोकने का, उसमें रेमेडी प्रदान करने का जो प्रयास है वो इस एक्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वायलेंस के अंतर्गत आती हैं। हिंसा जब हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं तो हिंसा का बहुत व्यापक फलक भी हो सकता है और बड़ा संकुचित फलक भी हो सकता है। तो इस एक्ट में, इस अधिनियम में हिंसा को काफ़ी व्यापक रूप में देखा गया है और 4 प्रकार की प्रमुख रूप से हिंसा का इसमें समावेश किया गया है, जिसको घरेलू हिंसा के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। सबसे पहले फिजिकल अब्यूज़, शारीरिक उत्पीड़न। तो शारीरिक उत्पीड़न से जैसे सामान्य रूप में हम लोग समझते हैं कि किसी को दर्द हो, ऐसा कुछ, किसी को चोट पहुंचाई जाए शारीरिक रूप से, तो किसी भी प्रकार का फिजिकल पेन जो है, या केवल इतना ही नहीं, इसमें एक प्रावधान और भी है कि अगर इस प्रकार के किसी भी कृत्य की धमकी भी दी जाती है तो भी इसको उसके अंतर्गत लिया जाता है। इसलिए केवल कृत्य करना ही नहीं, कृत्य करने के लिए धमकाना, किसी किसी के शारीरिक उत्पीड़न के लिए उसको केवल धमकाना भी इसके अंतर्गत आ जाता है। इसलिए काफ़ी व्यापक इसका फलक है। दूसरा इसमें सेक्सुअल अब्यूज़ है, यौन उत्पीड़न है। तो किसी भी महिला का जो है वो यौन उत्पीड़न अगर होता है तो उसको भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत लिया जाता है। तीसरा इसमें एक पक्ष है जिसमें वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ को भी जोड़ा गया है। किसी भी प्रकार का मौखिक या अगर मानसिक उत्पीड़न होता है तो उसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि इसमें केवल फिजिकली किसी को मारना या किसी को चोट पहुंचाने का प्रश्न नहीं है। अगर आप गाली गलौज भी करते हैं या किसी प्रकार का ताना भी अगर मारते हैं, तो टॉन्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखा गया है और ये पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से एक चीज़ पर बल दिया गया है कि जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो संतान उत्पत्ति में, जिनको या तो संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है या केवल लड़कियां ही जिनके जन्म लेती हैं, तो ऐसी महिलाओं को अगर परिवार द्वारा, मतलब उसके पति द्वारा या पति के जो सदस्य हैं परिवार के, ससुराल वाले, उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का ताना मारा जाता है या कोई भी इस प्रकार की बात कही जाती है तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो ये एक बड़ा व्यापक फलक इसका देखने को मिल रहा है।
तो वर्बल मौखिक रूप से अगर कुछ करते हैं या कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिसमें कि महिला को मानसिक रूप से अगर उत्पीड़न हो रहा है तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। और अंतिम जो पक्ष इसका है वो है इकोनॉमिक अब्यूज़, आर्थिक उत्पीड़न। ये एक भी बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये स्वीकार किया गया है कि अगर किसी भी महिला को जो उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जो आर्थिक सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए उसको भी घरेलू हिंसा की कैटेगरी में रखा जाता है। तो पति के द्वारा अगर उस महिला के पालन पोषण या उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए अगर आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। या संपत्ति में अगर किसी महिला का कोई अधिकार बनता है वो उसको नहीं दिया जा रहा है या उस पर उसकी बात नहीं मानी जा रही है, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो ये 4 प्रमुख बिंदु हैं जिसमें शारीरिक उत्पीड़न, जो यौन उत्पीड़न, मौखिक और मानसिक उत्पीड़न और अंत में आर्थिक उत्पीड़न। तो एक काफ़ी व्यापक दृष्टि है इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत। जो घरेलू हिंसा जो शब्द प्रयोग किया गया है उसको बड़ा ही विस्तृत संदर्भ में देखा गया है, और इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से महिलाओं को काफ़ी अधिकार दे दिए गए हैं, जिसमें कि काफ़ी एक क्षेत्र दे दिया गया है जिस क्षेत्र में अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तो प्रमुख बातें अब जो निकल के आती हैं इससे, कि जो भी एक्ट है काफ़ी विस्तृत है, लेकिन इसमें जो प्रमुख बातें निकल के आती हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। पहली बात यह है कि ओनली अ फीमेल कैन बी अ विक्टिम। केवल ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये केवल महिलाओं के लिए है। तो ये एक पक्ष है कि घरेलू हिंसा में इसमें ये इसकी आलोचना भी की जाती है कि कई बार ऐसे भी प्रसंग देखने को मिलते हैं जहाँ पर पुरुष जो हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, तो उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, और ये इसकी एक आलोचना का भी पक्ष है। तो इसमें ये जो अधिनियम है वो केवल महिलाओं के लिए है। दूसरा, जो संबंध की जहाँ तक बात है तो उसमें वैवाहिक संबंध को भी जोड़ा गया है। कोई भी महिला अगर किसी पुरुष से विवाहित है और तो उस पुरुष से और उस पुरुष के संबंधियों से जो ये रिलेशनशिप के अंतर्गत, संबंध के अंतर्गत रखा गया है। या कोई महिला है जो अपने मायके में रहती है, उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। अगर उसको भी अपने भाई से या विधवा है अगर वो, तो अगर उसको भी किसी भी प्रकार से अगर उत्पीड़ित किया जाता है तो उसको भी इस प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। तो रिलेशनशिप का भी, संबंध का भी एक बड़ा व्यापक फलक है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप्स को भी जोड़ा गया है कि अगर कोई इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं तो उनको भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा कानून है जो जनरली जो भी कानून, जो भी अधिनियम लागू होते हैं वो जिस डेट को से लागू होते हैं उसी दिन से प्रभावी होते हैं। लेकिन ये अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो बैकडेट से लागू है। अगर पूर्व में भी किसी भी प्रकार से अगर घरेलू हिंसा हुई है किसी महिला के खिलाफ तो वो इसमें एग्रीव्ड के रूप में जो है वो पक्ष धारण कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फिज़िकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ या वर्बल या इमोशनल इकोनॉमिक अब्यूज़, इन सब को डिफ़ाइन किया गया है, इन सब को बाकायदा परिभाषित किया गया है। और परिभाषित कर देने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए शंका नहीं रह जाती है, और इस प्रकार का अगर कोई भी कृत्य होता है तो उसको घरेलू हिंसा के अंदर जोड़ा जा सकता है। अब जो अगला पक्ष है कि अगर किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है किसी भी प्रकार से, चाहे उसके पति के द्वारा हो, चाहे उसके बाकी संबंधियों के द्वारा हो, ससुराल पक्ष में हो या मायके पक्ष में हो, तो वो कर क्या सकती है, उसके पास रेमेडीज़ क्या क्या हैं, समाधान क्या क्या हैं। तो इसके लिए ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई है कि हर राज्य सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को नियुक्त करेगी। ये अपेक्षा की गई है कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होगा ये महिला होगी और क्वालिफाइड होगी, और इस प्रकार से उसको उसका जो सेटअप है, ऑफिस का जो सेटअप है, उसको इस प्रकार से शक्तियाँ भी प्रदान की जाएंगी और उसको इस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान की जाएंगी जिससे कि वो अपने कार्यों को संपादित कर सके। तो हर ज़िले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की व्यवस्था करना ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तो अगर किसी भी महिला के खिलाफ अगर घरेलू हिंसा होती है
तो सबसे पहले वो महिला उस प्रोटेक्शन ऑफिसर शरण में जा सकती है, उसको अपनी बात बता सकती है। तो ये स्वीकार किया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो भूमिका है इसमें, इस अधिनियम के अंतर्गत, वो बड़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की बड़ी व्यापक जिम्मेदारी भी बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जब दी जाएगी तो उस पर उचित कार्रवाई करना और एक समयबद्ध कार्रवाई करना, ये सुनिश्चित करना जो राज्य है, जो सरकार है, उसका दायित्व है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग विभाग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि समयबद्ध तरीके से इस का प्रयोग किया जा सके। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें जो जोड़ी गई है अधिनियम में, वो ये है कि शेल्टर होम्स की व्यवस्था की जा सकती है। अगर कोई भी इस प्रकार से, क्या अभी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नेटवर्क में कुछ इशू है? नहीं, आ रही आवाज, आ रही। अच्छा, तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार द्वारा बाकायदा शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे और अगर इस प्रकार से कोई भी घरेलू हिंसा का शिकार है उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी और अगर काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है तो उसको काउंसलिंग भी दी जाएगी। और इन सब चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है वो जिले स्तर पर जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा होगा। ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत रहेंगी और जैसा परिस्थिति के हिसाब से उसको आवश्यक महसूस होता है उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को, वो ये व्यवस्थाएं कर सकता है। जिसको मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिसको शेल्टर की आवश्यकता है, जो घर में नहीं रह सकती महिला, उसको शेल्टर प्रोवाइड करना। दूसरे स्थान पर अगर काउंसलिंग की आवश्यकता है तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सबकी काउंसलिंग की जा सकती है या केवल उस महिला की काउंसलिंग। तो ये सारे जो कृत्य हैं ये सब जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत होंगे और ये सारी जिम्मेदारी जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर की रहती है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये कहा जा सकता है कि इस अधिनियम में प्रोटेक्शन ऑफिसर की है और इसीलिए गंभीर और किसी योग्य महिला को ही ये अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार द्वारा अलग अलग जिलों में जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में रखा जाए। अब ये है कि इसमें अधिकार क्या क्या हैं। कुछ अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को जो इस अधिनियम के अंतर्गत, और अगर उनके साथ घरेलू हिंसा होती है तो वो इन अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात जो है, राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। जिस घर में महिला रह रही है और उसके साथ अगर मान लीजिए किसी महिला से ये कहा जाए कि तुम घर से निकल जाओ, तो महिला के पास ये अधिकार है कि वो उस घर में रह सकती है अगर वो हाउस होल्ड, अगर उसका अधिकार बनता है, उसके पति का या उसके ससुराल से संबंधित है या उसके मायके से संबंधित वो घर है, अगर उसका उस पर अधिकार बनता है तो उसको वहाँ पर रिसाइड करने का, वहाँ पर रहने का अधिकार है। उसको ज़बरदस्ती घर से कोई निकाल नहीं सकता। तो सबसे पहला जो पक्ष है कि घरेलू हिंसा में घर से निकालने का जो एक पक्ष है उसमें महिला को अधिकार दिया गया है। कोई भी उसको उसके जो आधिकारिक क्षेत्र है उस आधिकारिक क्षेत्र से, आधिकारिक घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो इसमें ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और दूसरा ये है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स इशूड टू द रिस्पोंडेंट फॉर द विक्टिम सेफ्टी। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है कि वो बाकायदा जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट मतलब जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया गया है, उसको ये ऑर्डर इशू कर सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर कि आप उस महिला को, जो एग्रीव्ड महिला है, जो घरेलू हिंसा का शिकार है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है उस व्यक्ति की, कानूनन जिम्मेदारी बन जाती है उस व्यक्ति की कि जो महिला घरेलू हिंसा का शिकार है उसको बाकायदा प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद रेजिडेंस ऑर्डर्स बी इशूड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट एज टू वेदर और नॉट ही में स्टे। अगर किसी घर में किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो ये डिसाइड करना कि उस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा उस महिला के साथ में, ये डिसाइड करना भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम हो जाता है। यानी कि अगर उस महिला को घर के लोगों से कोई खतरा है तो ऐसा भी हो सकता है कि उस महिला को घर में रहने दिया जाए और जिन लोगों से उसको खतरा है उनको घर से बाहर निकाल दिया जाए।
तो ये मतलब एक ऐसा पक्ष है जो बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पूरा अधिकार जो है वो महिला का स्वीकार किया गया है घर पे भी रहने का, क्योंकि शेल्टर हाउसेस की भी व्यवस्था की गई है। अगर घर की व्यवस्था नहीं है, कुछ ऐसी समस्या है, तो शेल्टर हाउसेस भी रहेंगे, नहीं तो घर पर अधिकार जो है वो महिला का स्वीकार किया गया है और वो इस तरीके की व्यवस्था जो है उसके लिए होनी चाहिए। तो कौन घर में रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, ये सारे चीज़ें भी डिसाइड करने का अधिकार जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को है। फिर इसमें एक मॉनेटरी रिलीफ की बात की गई है, आर्थिक सहायता की बात की गई है कि इसमें बाकायदा प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति को देखकर मजिस्ट्रेट द्वारा ये निश्चित किया जा सकता है कि किसी भी जो घरेलू हिंसा हुई है या जिसकी संभावना है उसके माध्यम से कितना आर्थिक नुकसान महिला को हो रहा है, और उस आर्थिक नुकसान का कंपनसेशन देने के लिए बाकायदा ऑर्डर्स जारी किए जा सकते हैं। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना, आर्थिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। तो ये भी एक इसमें प्रावधान किया गया है कि आर्थिक दृष्टि से भी जो सहायता है वो बंद ना हो, और अगर किसी का कुछ ड्यू होता है, किसी महिला का कुछ ड्यू है, तो वो उसको मिले। फिर जहाँ तक बच्चों का संदर्भ है, जैसे जिन परिवारों में इस प्रकार के द्वंद्व देखने को मिलते हैं पति और पत्नी के बीच में, वहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये होता है कि बच्चों का क्या होगा। तो इसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि बच्चों का जो पूरा अधिकार है, जो उनकी कस्टडी का अधिकार है, वो महिला को दिया जा सकता है। और पति बच्चों से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कब मिल पाएगा, कितने समय उसके साथ रह पाएगा, ये डिसाइड करना भी फिर पत्नी और प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऊपर निर्भर करता है। तो पूरी तरीके से महिला को अधिकार दे दिया गया है, अगर घरेलू हिंसा होती है तो बच्चे भी पूरी तरीके से महिला के संरक्षण में रह सकते हैं। और फिर जो भी आगे चलकर काउंसलिंग के माध्यम से या जो जुडिशिएशन है उसके माध्यम से इन चीज़ों का सेटलमेंट किया जा सकता है। एक प्रावधान ये भी है, क्योंकि बार बार ये बात की जाती है कि नियम कानून तो बहुत बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो करने पर क्या है, दंड की क्या व्यवस्था है। तो इसमें बाकायदा दंड की व्यवस्था है। अगर कोई भी जो रिस्पोंडेंट है, अगर कोई भी जो आरोपी है वो ऑर्डर्स का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसको पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। और यही नहीं, यहाँ तक कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो बाकायदा इसमें इसके पूरे प्रावधान हैं कि, और इसको कई सारे और एक्ट से भी जोड़ा गया है, जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके साथ भी जोड़ा गया है। तो उसके अंतर्गत कार्य की किस अपराध की कितनी सज़ा बनती है, इन सब चीज़ों का भी प्रावधान है। उसमें आर्थिक दंड भी है, उसमें जेल का भी प्रावधान किया गया है। तो वो एक विस्तृत चर्चा है, लेकिन सामान्य रूप में ये सब बातें जाननी हम लोग को ज़रूरी है, और न केवल महिलाओं को जाननी ज़रूरी है बल्कि पुरुषों को भी जाननी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इस प्रकार का पुरुषों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार महिलाओं के साथ किया जाता है, और उनको लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी सामान्य बात है, ऐसा हो सकता है या होना चाहिए। लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर कोई महिला अगर इस चीज़ को असर्ट करती है उसके खिलाफ, अगर, क्योंकि जैसा हमने शुरू में बताया कि बहुत व्यापक फलक है इसमें हिंसा का। केवल किसी को गाली दे देना, किसी को थप्पड़ मार देना, ये भी अभी एक मूवी आई थी थप्पड़, अगर आपको याद हो, तो उस मूवी में बस यही केस था कि महिला को जो है उसके पति ने थप्पड़ मार दिया था, और उसने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लिया और पूरी मूवी ही उसके ऊपर बन गई। तो जो चीज़ें बड़ी छोटी-छोटी लगती हैं, जो चीज़ें बड़े हम लोग सामान्य रूप में लेते हैं, अब वो अगर असर्ट करना चाहे एग्रीव्ड पर्सन, जिसके साथ अपराध हुआ है, अगर वो असर्ट करना चाहे, तब बहुत सारे प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं, बड़ा ही व्यापक फलक रखा गया है। तो कई प्रकार से इसके अंदर बाकी इसकी आलोचना के भी पक्ष हैं, और ये कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं जोड़ी गई या जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन अभी भी जिस जिस रूप में ये एक्ट है, वो महिलाओं को काफ़ी अधिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। अब ये ज़रूर है कि महिलाएं कितना जागरूक हैं, और दूसरा पक्ष ये आ जाता है कि परिवार के साथ वो किस प्रकार से सामंजस्य बना के रहना चाहती हैं, किन मुद्दों पर वो बात को बाहर नहीं ले जाना चाहती हैं, या कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के वो ये डिसाइड कर लें कि नहीं, अब हमको जो है सरकार की और न्यायालय की शरण में जाना ही है।
तो ये एक उसके महिला के अपने विवेक पर भी निर्भर करता है, लेकिन सभी को इन विशेष रूप से इस नियम कानून के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि ये कहीं न कहीं सबके ऊपर लागू होता है। कोई हर स्त्री, हर पुरुष के ऊपर किसी न किसी रूप से ये लागू होता है, क्योंकि हम सब व्यापक संबंधों के अंतर्गत जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये आवश्यक है कि महिलाओं का हम लोग सम्मान करें। पुरुषों के लिए ये आवश्यक है और महिलाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि वो उनके साथ कुछ अधिक अत्याचार हो रहा है या उनके साथ अधिक अगर उनकी समस्या है, तो वो इस एक्ट के माध्यम से न्यायालय की शरण में, सरकार की शरण में जा सकती हैं और रिलीफ प्राप्त कर सकती हैं। तो तमाम सारे, शुरू में पहले दिन हमने बताया था कि तमाम सारे प्रावधान, तमाम सारे एक्ट्स हैं, जिन एक्ट्स के माध्यम से महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। तो उनमें से ये एक एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको घरेलू हिंसा अधिनियम कहते हैं, तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है और उसके अंदर जो प्रमुख बातें हैं वो बातें हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और अगर किसी के साथ इस प्रकार का कोई व्यवहार होता है या कोई एग्रीव्ड है, तो वो कानूनी सहायता भी ले सकता है। जैसा कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि अगर महिला को किसी भी कानूनी सलाह की आवश्यकता है, तो वो कानूनी सलाह भी प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो लगभग पूरा एक कंप्लीट अपने आप में ये एक व्यवस्था बनाई गई है। वैसे तो कोई भी व्यवस्था अपने आप में फुल प्रूफ नहीं होती। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि ये भी आरोप लगाया जाता है कि बहुत सारी महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं और बहुत सारी महिलाएं इसका दुरुपयोग करके जो इनोसेंट मेंबर्स हैं फैमिली के, उनको भी परेशान करती हैं। तो ये किसी भी कानून के सदुपयोग और दुरुपयोग में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुरुपयोग होने से फिर चीज़ें शिथिल हो जाती हैं। आपको अगर कोई व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था का अगर आप दुरुपयोग करते हैं, तो फिर धीरे धीरे चलकर सामान्य रूप से उसमें लोगों का विश्वास कम होने लगता है और जो चीज़ आपकी सुविधा के लिए बनी है वो आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो महिलाओं को भी अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये समझना चाहिए कि कौन सी, किस चीज़ को बड़ा माना जाए, किस चीज़ को बड़ा ना माना जाए, कब कब जो है एक्शन लिया जाए, कब ना लिया जाए। तो हर छोटे-छोटे मुद्दे को लेकर के जो है, अगर इस प्रकार से एक्ट का उपयोग या दुरुपयोग होता है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी सामाजिक समस्या भी बन सकती है। और क्योंकि केवल कानून से समाज नहीं चलता, समाज अपनी व्यवस्थाओं से चलता है, समाज आपसी सामंजस्य से चलता है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ता है, हो जाता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से रही भी है, समाज में तमाम तरीके की इस तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं जिसमें समाधान हो जाते हैं। तो हर समय इसी अधिनियम की आवश्यकता पड़े और कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है और उसको अगर कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अधिनियम जो है वो अपने आप में पर्याप्त है। तो एक जो बेसिक प्रोविजंस थे इस अधिनियम के, वो आपके सामने रखने का प्रयास किया गया। अब आज का जो अगला व्याख्यान है वो डॉक्टर सीमा पांडे द्वारा दिया जाएगा। तो जो भी उन्होंने विषय चयनित किया हो, वे उस पर अपना व्याख्यान देने की कृपा करें। मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम, माइक ऑन कर दीजिए अपना, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। मैडम माइक अपना अनम्यूट करिए। माइक अपना अनम्यूट करिए।
हेलो। जी मैम, आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। आ रही सर? हेलो सर, आपने जैसा, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, हेलो। आप अपनी बात कहिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ओके सर ने, ओके ठीक है सर। सर ने निर्देशित किया था कि कुछ छात्राएं पोषण से संबंधित अपने पोस्टर प्रदर्शित करेंगी, तो छात्राएं जुड़ नहीं पाई हैं। और सर ने कहा था नारा लेखन के लिए, तो छात्राओं ने उसको, 2 छात्राएं उसमें सम्मिलित हुई थी, वो मेरे पास है। वो कहिए तो हम बता दें। सर, सर की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है। कल के लिए बोल दीजिएगा कि पोस्टर बना लेंगी कुछ बच्चियां। ठीक सर, ठीक है सर। हाँ, आप बात अपनी करिए। ठीक। ठीक, ओके सर। सर ने जैसा कि मुझे निर्देशित किया है कि पोषण से संबंधित कुछ चीजें छात्राओं को बतानी है। तो पोषण से, क्योंकि पोषण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर हम कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई बालक हो बालिका हो, यदि हम पोषण युक्त भोजन नहीं करते हैं तो तमाम सारी समस्याएं हमको हो जाती हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपने भोजन में, वो हमारे किचन में रहती भी हैं, हमारे घर में रहती ही हैं। अगर हम उनको शामिल कर लें तो हम काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम बढ़ा सकते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ भोज्य पदार्थ हैं। भोजन के संबंध में कहा गया है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जिस प्रकार का हम आहार ग्रहण करते हैं, लगभग उसी प्रकार से हमारी स्थितियां भी बनती हैं, शारीरिक मानसिक स्थितियां भी बनती हैं, परिस्थितियां भी बनती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को आहार जो है शुद्ध और ताजा और सुपाच्य करना चाहिए। अपने भोजन में कुछ फलों को, कुछ सब्जियों को शामिल करना चाहिए, जिसमें से कुछ फल हैं जैसे खट्टे व रसदार फल, जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, उनको जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत आवश्यक होता है और रोगों से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करता है। फिर दूसरा है ब्रोकली। ब्रोकली आप सभी जानते होंगे, हरी गोभी के नाम से भी इसको जानते हैं, वैसे ब्रोकली है, बाकी आप देखते होंगे हरे रंग की आती है। तो ब्रोकली भी जो है वो बहुत ही फायदेमंद है, उसको भी हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। फिर है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज भी अपने हम सभी भोजन में शामिल करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इनको नहीं खाते हैं। हम अगर शाकाहारी हैं तो तब भी, और जो लोग मांसाहारी हैं वो भी इसको अपने भोजन में जरूर शामिल करें। फिर अदरक है। अदरक भी जो है वो बहुत ही गुणकारी है, तो हमें अपने भोजन में, चाय में, जो भी पेय पदार्थ हैं उनमें अदरक को भी शामिल करना चाहिए। उसके बाद फिर पालक का नाम आता है। पालक से हम सभी परिचित हैं, तो पालक को भी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। पालक में हमें तमाम सारे जो है गुण मिलते हैं, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी भी कुछ मात्रा में मिलता है। और हरी मिर्च है, वो हम सभी शामिल करते ही हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है, उसको भी भोजन में शामिल करना चाहिए। दही है, दही अभी जो है उसमें विटामिन सी होता है, और दही में ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर में जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन में दही को भी शामिल करना चाहिए। फिर आता है बादाम। बादाम भी गुणकारी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो बादाम का भी सेवन संभव हो तो करना चाहिए। फिर आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी हम लोग पीते ही हैं,
ज्यादा नहीं तो 2 बार पी सकते हैं। ग्रीन टी को भी शामिल करना चाहिए। पपीता पपीता एक ऐसा फल है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हम सभी रहने वाले हैं, अधिकतर हमारे स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो पपीता सहजता से सरलता से हमको उपलब्ध हो जाता है, तो पपीता भी खाना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद होता है और इसमें बहुत सारे गुणकारी तत्व होते हैं। फिर कीवी है, कीवी फल आप जानते होंगे। कीवी फल बहुत ही इसमें आ भी रहा है, तो वो भी बहुत फायदेमंद होता है। कीवी जरूर खाना चाहिए, अगर संभव हो तो कीवी को भी अपने खाद्य पदार्थों में शामिल करना चाहिए। चुकंदर है, चुकंदर भी सरलता से सहजता से उपलब्ध हो जाता है। चुकंदर को भी अपने भोजन में सलाद के रूप में शामिल कर सकते हैं। गाजर है, मूली है, प्याज है, टमाटर है, इसको भी हम सलाद के रूप में अपने भोजन में अगर शामिल कर लें तो इससे भी हमको तमाम सारे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। फिर आंवला है, आंवला जो है इसमें विटामिन सी का भंडारण होता है, विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है, तो आंवला भी हम चटनी, अचार, मुरब्बा, जैम जिस भी रूप में चाहे इसको हम अगर भोजन में शामिल करें तो इससे भी हमको बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं, बहुत जो है फायदेमंद होता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। हेलो। इसके अलावा बहुत सारे मौसमी फल होते हैं, आम, अमरूद, जो भी चीजें हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं। किसका नींबू नाम है, था? नींबू, संतरा, जो भी खट्टे, जितने भी खट्टे अच्छा अच्छा, रसदार फल कहाँ हैं पे दिया आपने? उनका सेवन हमको करना चाहिए। मौसम के अनुरूप जो भी अच्छा, सरलता से विश्वास नहीं। और सहजता से हमें उपलब्ध हों अच्छा अच्छा, ठीक, उनको हम हो अपने गया ना भोजन में डिनोट। शामिल करें। फिर बात अच्छा आती है ठीक। मोटे अनाजों की। इनमें मोटे अनाज कुछ हैं जिनको आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार मैं बताना चाहूंगी कि इनको अधिकतर क्या होता है कि हमारे घर में, हमारे खेतों में उत्पन्न होता है, परंतु हम उनको नहीं खाना पसंद करते हैं, उनका सेवन हम नहीं करते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मिक्स रोटी हम खाते हैं तो बहुत सारे उसमें से हमको पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। लेकिन पहले लोग क्या करते थे कि मिक्स रोटी खाते थे, मिक्स अनाज का सेवन करते थे, मिक्स दालें खाते थे। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए। अगर हम मिक्स देखिए रामदेव जी ने बना दिया है या और तमाम सारी कंपनियों ने बनाया है, मिक्स आटा आ रहा है, तो वो गुणकारी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उसका सेवन ना कुछ हो तो एक हफ्ते में एक ही दिन हम खाएं, जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे पहले मक्के की रोटी खाते थे लोग, बाजरे की रोटी खाते, जौ की रोटी खाते थे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं। गेहूं के अलावा उसमें मैदे की रोटी हम खा रहे हैं, क्योंकि जो हम बाजार से खरीदे खाते हैं वो इतना महीन होता है, बिल्कुल मैदा होता है, जो कि हमारी आंतों में चिपक जाता है, वो पचने में भी बहुत टाइम लगाता है, बहुत फायदेमंद नहीं होता है, तो उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे हम बाजार से ब्रेड खरीद के खाते हैं, वो ब्रेड हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। अगर हम घर की रोटी खा लेते हैं तो वो फायदेमंद है। घर की रोटी खाना चाहिए, ताजा हो भोजन उसको करना चाहिए। मोटे अनाज में चना है, मटर है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, मूंगफली है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है। इन सभी चीजों का ये जो हमारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सबके यहाँ जरूर इनमें से कुछ ना कुछ चीजें उत्पन्न होती होंगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो इनको हम अपने भोजन में अगर शामिल करें तो काफी हद तक हम स्वस्थ रह सकते हैं और इनसे हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तत्व ले सकते हैं। तो इन सब का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अंकुरित अनाज जैसे चना है, मूंग है और सोयाबीन है, मूंगफली है, इनको हम अंकुरित करके खा सकते हैं। इनको हम भिगा करके और एक कपड़े में बांध करके रख दें, अगले दिन इसमें अंकुर निकल आएंगे, एक दिन 2 दिन के बाद, और उसके बाद जब हम इनको खाएं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। और इसमें अगर हम हरी मिर्च और अगर खाते हैं तो कच्ची प्याज और नींबू निचोड़ लें तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी भी होता है। तो इन सभी पदार्थों का सेवन अगर हम करते हैं तो हमें पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाते हैं और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।
जैसा कि इस समय संकट भी है कोरोना का, तो इस समय तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने भोजन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, सलाद, दूध, दही और तमाम जो भी मौसमी फल हैं, जो भी हमें सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, उनको हम शामिल करें और अपने घर वालों को भी हम बताएं कि वो बासी भोजन ना करें, जहाँ तक संभव हो ताजा भोजन करें। अक्सर होता है कि हम लोग अपने घर में फ्रिज रखते हैं, सभी लोग, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ गया है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, महिलाएं अधिकतर क्या करती हैं कि बना करके दाल या सब्जी उसमें रख देती हैं, शाम को फिर उसको गर्म करके खाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है, जितना आप उसको गर्म करते हैं दोबारा उतने में ही ताजा बना सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हम ताजा ही भोजन ग्रहण करें, क्योंकि वो फायदेमंद होता है। और अगर हम बासी कोई चीज रहती है उसको फिर से गर्म करते हैं तो उसके जो भी तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व, वो खत्म हो जाते हैं, बल्कि उसमें जहरीले पदार्थ जो है, जहरीले तत्व उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो जहरीले तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आटा सान के हम रख देते हैं फ्रिज में और फिर बनाते हैं, तो वो उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से वो नुकसानदेह हो जाता है, वो हानिकारक होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी गर्ल्स को भी, और जो भी गर्ल्स अपने घर में बताएंगी, जो भी उनके घर में महिलाएं हैं, जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी ध्यान रखेंगी कि थोड़ा सा परिश्रम कर लें और हम ताजा ही आटा मार के रखें, रोटी बनाएं, ताजा आटा मार के रोटी बनाएं और दाल सब्जी जो भी है उसको हम ताजा बनाएं, बाकी ना खाएं ना खिलाएं। तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ भारत के निर्माण में हम सभी सहायक होंगे। भोजन के संबंध में कहा गया है, जैसा हो व्यक्ति का आहार वैसा ही हो उसका विचार। तो हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। पौष्टिकता पर और ख़ास तौर से आज एक बड़ा इशू बना हुआ है इम्यूनिटी का, रोग प्रतिरोधक क्षमता का। उस पर डॉक्टर सीमा पांडे जी ने हम लोग का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें और कल के लिए जो दिशा निर्देश हों वे भी निर्गत करने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्रथम, घरेलू हिंसा में रोकथाम हेतु जो अधिनियम 2005 पर डॉक्टर नीलय तिवारी जी ने चर्चा की, बहुत विस्तृत रूप से आप सभी को जानकारी दी गई। चाहते हैं कि सभी छात्र छात्राएं उसका लाभ उठावें। और दूसरा, जो इस समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु क्या क्या भोज्य पदार्थ हमें लेने चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर सीमा पांडे ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज शाम का जो मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण होना है मैडम द्वारा, हम चाहेंगे मैडम कुछ छात्राओं से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को जोड़ने का प्रयास करें और डॉक्टर नीलय जी उसके लिए प्रोग्राम बना लेंगे। और सर आज शाम को सर कुछ व्यस्तता है, तो अगर लड़कियां जुड़ रही हैं तो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मैडम कर सकती हैं इसको। हाँ, ऐसे भी कर लें मैडम। अगर एक दो छात्राओं को आप व्हाट्सएप कॉल से करके हमें सूचित कर दीजिएगा बस, क्योंकि एक बार में आठ लोग जुड़ ही सकते हैं, तो इतना इससे ज़्यादा होगा भी नहीं। ठीक ठीक ठीक, व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कल का प्रोग्राम कैसे करेंगे? कल कॉलेज आना ही है सर, तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही कर लिया जाए। नहीं, ऑफलाइन वहाँ दिक्कत हो रही है, जो काम चल रहा है ना। जी जी, हम लोग सोच रहे थे जी 11 बजे से ही रखिए, हम लोग वहीं पर कर लें 1 घंटे का, कॉलेज में ही वेबिनार, बच्चों को ना बुलाएं। जी हाँ, ठीक है, ये भी सही है सर। ये भी सही है। हाँ, तो वही कर लेंगे, बच्चों को नहीं बुलाएंगे। ठीक ठीक है सर। ठीक 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 जी, तो कल से 11 बजे कॉलेज पहुंचा जाए।
हाँ 11:30 की 11? नहीं 11 बजे रखा 11 है। बजे सर। हाँ ठीक है, ठीक 11 बजे रखो। ठीक है सर, प्रणाम। अच्छा, नमस्कार नमस्कार।